हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में परिनालिका के बारे में। किसके बारे में? परिनालिका। और परिनालिका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो प्लीज इसे अच्छे से समझना है और यहाँ से आपसे 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले देखो परिनालिका होती क्या है। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ कि परिनालिका क्या होती है। देखो, परिनालिका किसे कहते हैं? अगर मैं मान लो कोई बेलनाकार चालक ले लो, जैसे बेलनाकार कोई धातु की छड़ ले लो, वो भी कैसी, खोखली वाली। जैसे जो बेलनाकार पाइप होते हैं लोहे या स्टील के, तो मान लो मैंने वह ले लिया। अब मैं इस पाइप के चारों तरफ तार को इस पास पास एक कुंडली के रूप में लपेटता हुआ चलूं। जैसे इस बेलनाकार छड़ के चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, इस रूप में तार को लपेट दिया पास पास, इस तरह से। तो तारों को लपेटने पर जो संरचना बनी या जो उपकरण बना उसे किस नाम से जानते हैं? परिनालिका कहा जाता है। अर्थात किसी खोखली धातु की छड़ पर जब तारों को बहुत पास पास लपेटा जाता है तो जिस उपकरण का निर्माण होता है उसे किस नाम से जानते हैं? परिनालिका के नाम से। अब इस परिनालिका का उपयोग क्या होता है? देखो, पहली चीज, अब इसमें अपन ने तारों को लपेट दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? देखो, यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक सिरा तो किसकी तरफ व्यवहार करेगा? ए, ये नॉर्थ और ये साउथ की तरफ व्यवहार करेगा। मतलब एक सिरा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा। अर्थात हमें यहाँ से क्या उत्पन्न होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी इस तरह से। इस तरह से इस छड़ के चारों तरफ क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी, नहीं होगी? होगी ना। ये देखो, तो इस तरह से इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से इस परिनालिका की चारों तरफ क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी। और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? देखो, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? बाहर की तरफ तो क्या होगी? नॉर्थ से उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी और साउथ पर खत्म होती हुई दिखाई देती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। हमने पढ़ा भी था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। लेकिन याद रखना कि जो परिनालिका होती है उसमें बाहर तो परिनालिका क्या, चुंबकीय जो छड़ होती है, छड़, उसमें भी यही रूल चलता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो छड़ या छड़ चुंबक होती है उसमें बाहर की तरफ जो बाहर बाहर की तरफ ये वाला है पार्ट, उसमें तो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी नजर आएगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ नजर आएगी। अर्थात उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हुई नजर आएगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हुई नजर आएगी। लेकिन जब हम इस छड़ चुंबकीय इस परिनालिका के अंदर की बात करेंगे, इस अंदर वाले पार्ट की, तो देखो इसमें आपको कैसे दिखाई देगी। देखो, यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ से उत्पन्न होकर ये इस तरह से चल रही होगी? ऐसा ही लग रहा है ना। तो देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बाहर से तो ऐसी लग रही है कि ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न हो रही है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो रही है। लेकिन जब अपन अंदर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ हो रही है और उत्तरी ध्रुव की तरफ गति कर रही है। ऐसा ही लग रहा है ना। देखो तो आपको ये याद रखना है कि परिनालिका के बाहर की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है, जबकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई देता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका में दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होती हुई और उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हुई दिखाई देती है। कहाँ पर? अंदर की तरफ। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि बाहर की तरफ तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है। फिर देखो,
परिनालिका के भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समांतर रेखाओं की भांति आपको नजर आ रही होगी, आ रही है ना। समांतर रेखाएं प्रदर्शित हो रही है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो बंद वक्र बना रही है, जबकि जो अंदर की तरफ है वो आपको इस तरह से प्रदर्शित हो रही है। ये देखो, मैं ये साफ दिखा देता हूँ, ये ऐसे जाती हुई नजर आ रही है, ये साउथ और ये नॉर्थ। अर्थात जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाओं के रूप में प्रतीत होती है। अर्थात परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है। अर्थात सभी जगह पे कैसा प्रतीत होता है, एक समान प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती हुई दिखाई देती, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी कैसी होती है, समांतर होती है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो आप पढ़ते हैं परिनालिका को विस्तार से, तो देखते हैं क्या कह रहा है परिनालिका। देखो, परिनालिका यहाँ पे तो हाँ यही है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा उसके बारे में। पास पास लपेटे पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। मतलब पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी जो तांबे के तार होते हैं, जब उसे बेलनाकार आकृति पे लिपेटा जाता है बहुत सारे फेरों में, तो उस कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। फिर देखो, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर कैसा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं की भांति होती है। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला देखो, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, और इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो परिनालिका होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। कैसे, जैसे ये आपको ये परिनालिका दिख रही है, तो इसके ये खोखला तो होता है, ये खोल, ये कुंडली, और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा चुंबक बनाने में, इस खोखले भाग के अंदर जो नर्म लोहा होता है उसको रख दिया जाता है, और जब जैसे नर्म लोहे को की छड़ को रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो नर्म लोहा किसमें चेंज हो जाता है, चुंबक में चेंज हो जाता है। अर्थात नर्म लोहे से क्या बन गई, चुंबक। क्यों बनी, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण। तो इस प्रकार जो चुंबक बनी उसे किस नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंट नोट है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण। ये देखो, बाहर की तरफ तो आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये चित्र में भी देखो आपको, ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा दिखाई दे रहा है। तो बाहर की ओर की दिशा तो कैसी दिखाई दे रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है कि परिनालिका के भीतर या परिनालिका के अंदर दक्षिणी से उत्तर की ओर होती है। अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब अंदर की तरफ देखेंगे अपन विशेष अंदर वाले पहाड़ को, तो हमें इसकी दिशा कैसी दिखाई देगी, साउथ से नॉर्थ की ओर दिखाई देगी। तो ये नोट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नोट है, एक मिनट, फिर नोट है कि परिनालिका के भीतर भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। तो मैंने आपको बताया भी कि जो परिनालिका होती है उसके जो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी नजर आती है, समांतर सरल रेखाओं की भांति नजर आती है। ये चीज आपको याद रखना है, और ये चीज भी आपको ये वाले डायग्राम भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसमें से ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, ये वाला। आपसे पूछ सकता है कि किसी धारावाही
परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र बनाइए। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि परिनालिका का चित्र दर्शाइए। तो आपको ये दोनों ही चित्र अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखो चुंबकीय क्षेत्र, अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है या क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्र मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, तो एक वैज्ञानिक थी आंद्र मेरी नामक एक वैज्ञानिक थी। तो उसने विचार प्रस्तुत किया कि जब किसी धा उसने बताया कि जैसे मान लो कोई चालक है, जब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो वह चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करना चाहिए, इस धारावाही चालक पर क्या लगाना चाहिए, इस चालक पर भी क्या करना चाहिए, बल लगाना चाहिए। और वो बल कितना लगाना चाहिए, जितनी कितना लगाना चाहिए, इसे विद्युत जो ये चालक है इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा या उत्पन्न किया जाएगा, तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह भी उस चालक पर उतनी ही मात्रा में क्या लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए। यह सोचा किसने, आंद्रे मेरे वैज्ञानिक ने। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्रस्तुत किए। तो देखो क्या क्या प्रस्तुत किए। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, अर्थात जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र ने इस चालक पर कितना बल लगाया या कितना बल उत्पन्न करेगा, तो इसका मान किस पर निर्भर करेगा। देखो धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। अर्थात जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसके द्वारा कितना बल उत्पन्न किया जाएगा इस चालक पर, तो वह किसके समानुपाती होगा, I। अर्थात इस चालक में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, जितनी ज्यादा एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो यह विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह उतनी ही मात्रा में क्या करेगा, बल उत्पन्न करेगा। तो पहला याद रखना है कि उत्पन्न बल किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होते हैं, धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। फिर दूसरा कारक बताया कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। अर्थात जो बल उत्पन्न हुआ है वो किस पर भी निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करेगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, धारावाही चालक पर लगने वाला बल भी कितना होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में होगा। तो पहला तो यह है कि बल किस पर निर्भर करता है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम पर। दूसरा याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तीसरा याद रखना है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी ज्यादा लंबी छड़ होगी उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल उसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा। उसकी पहला तो क्या पढ़ा था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, अर्थात जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित होगी उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। और तीसरा पढ़ा है कि जितनी ज्यादा छड़ की लंबाई होगी या चालक की लंबाई होगी उतना ज्यादा बल उस चालक छड़ पर लगेगा। फिर अंतिम पॉइंट क्या है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबक के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। और बल चौथे कारक पर निर्भर करेगा, वो कौन सा है, कि जो उत्पन्न बल होगा वो किस पर भी निर्भर करेगा, कि जो आई व बी के बीच में जो ज्या बनेगी, ज्या यानी कोण, कौन सा कोण, ज्या को बोलते हैं साइन थीटा, इस पर भी निर्भर करेगा। अर्थात धारावाही चालक पर लगने वाला बल आई व बी के मध्य बनने वाली जो ज्या बनेगी या जो जितना कोण बनेगा
कोण की ज्या जितनी अधिक होगी उस पर भी निर्भर करेगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, अर्थात यह साइन थीटा पर भी निर्भर करेगा। और साइन थीटा किन किन के मध्य बनेगा? आई व बी के बीच में बनने वाला कोण है। ठीक है, तो अपने पहले दूसरे तीसरे जो अपने चार कारक पड़े, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, जब इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा, अर्थात विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के समानुपाती, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती और धारा व चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाले, एक मिनट दोस्तों, अपने यहाँ गलत पढ़ लिया। आई और बी के मध्य का कोण नहीं है, किस किस के मध्य का कोण है? लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, अर्थात धारावाहिक चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण बनेगा, आपको धारा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण नहीं लेना है। किन किन के मध्य का कोण लेना है? चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण लेना है। तो चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो कोण बनेगा, अर्थात जो ज्या बनेगी, उस पर निर्भर करता है। तो साइन, तो यहाँ एक फॉर्मूला बना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा, अर्थात लगने वाला बल धारा के मान पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र व चालक की लंबाई के मध्य जो कोण बनता है साइन थीटा, उसके मान पर निर्भर करता है। तो आपको डायरेक्ट आईबीएल साइन थीटा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो याद रखना है कि चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है। तो देखो, तो यहाँ से आप नोट कर लेना कि चालक पर लगने वाला बल का अधिकतम मान तब होता है जब 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 चालक की लंबाई व उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात अर्थात एल व बी के बीच बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री हो, अर्थात जब एल चालक की लंबाई व उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र था, क्या उत्पन्न जो विद्युत से क्षेत्र था भी, उनके मध्य कितना कोण बन रहा हो? 90 डिग्री का कोण बना, अर्थात एक दूसरे के लंबवत हो, तब चालक पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। फिर आपको यहाँ से याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी का मात्रक याद रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, और सीजीएस पद्धति में पूछे तो वो होता है गॉस। अर्थात अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाए कि एमकेएस में बताओ या सीजीएस में बताओ, तो आपको मैं सबसे पहले किसका याद रखना है? एमकेएस पद्धति का, मतलब टेस्ला याद रखना है। अगर वो विशेष पूछे कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताए, तब आपको क्या बताना है? गॉस बताना है। वरना एमकेएस पद्धति में पूछे तो भी टेस्ला, और कुछ नहीं कहीं कौन सी पद्धति के बारे में भी जिक्र नहीं करे, तभी आपको कौन सा याद रखना है? टेस्ला ही याद रखना है। और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस होता है। 10⁴ गॉस होता है, मतलब एक टेस्ला का मान 10⁴ गॉस के बराबर होता है। और ये हमारा हो गया विद्युत से धारावाही चालक पर
बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारावाही चालक पर जो बल लगा था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो एक 2 टॉपिक और बचे हैं लास्ट, उसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।